जाकल्ला सर। अच्छा भाई, अकाउंटिंग और जर्नल एंट्रीज़ के हवाले से बात करनी आज हमने। कल हमने जो आखिर में बात की थी वो ये की थी कि हाउ टू सेग्रीगेट अ डेफर्ड ग्रांट इनटू करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटी। उसका बहुत आसान सा आंसर ये है कि सिर्फ डेफर्ड ग्रांट की बात नहीं कर रहे हम लोग, या सिर्फ डेफर्ड ग्रांट जो कि लायबिलिटी है उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग। किसी भी तरह की लायबिलिटी के लिए यही असूल लगाते हैं कि रिपोर्टिंग डेट के ऊपर आप ये देखते हैं कि आने वाले 12 महीनों में उस लायबिलिटी में से जितना पोर्शन सेटल हो जाए। सेटल से क्या मुराद है? मैंने आपके देने हैं 5 लाख रुपए और हर साल 1 लाख रुपए देने का वादा है, ठीक है जी। 5 लाख रुपए लिए मैंने 1 जनवरी 2023 पे लिए थे, 24 पे लिए सपोज, और रिपोर्टिंग डेट है जी हमारी दिसंबर 31, 2024। तो पहली जो आपको मैं इंस्टॉलमेंट दूंगा वो दूंगा जनवरी 1, 2025 पर, क्योंकि 1 साल तभी गुजरेगा। अब दिसंबर 31, 2024 पर मेरी जो लायबिलिटी है वो कितनी है? 5 लाख है। कितनी है जी? 5 लाख। इस 5 लाख में से आने वाले 12 महीनों में कितना सेटल हो जाएगा? 1 लाख। तो आने वाले 12 महीनों में जितनी लायबिलिटी सेटल हो जाएगी वो आपकी करंट में आएगी। किस में आएगी जी? ये असूल है। चाहे अब इसमें डेफर्ड ग्रांट आता हो, चाहे इसमें लोन आता हो, चाहे किसी भी किस्म की लायबिलिटी आती हो, उसके ऊपर प्रेजेंटेशन के एतबार से यही असूल लगेगा, ठीक है जी। और ये असूल किसने वाज़े किया हुआ है? IAS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो ये हमने जो परसों की बात है, जो हमने यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर लिखे थे, कुछ पॉइंट्स लिखे थे, कुछ सेक्शंस लिखे थे, उन सेक्शंस में से जो लास्ट वाला सेक्शन था प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ये हमने उसमें से पॉइंट कवर किया है। चूँकि कल बात चल रही थी तो बातों बातों में मैंने इसको बता दिया, तो अच्छा वो कवर भी हो गया, ठीक है जी। ये कल वाली बात थी। इसमें कोई और मज़ीद बात है तो बताएं। क्या होगा? नहीं, पहले क्या बोला? क्या होगा? रेट कौन सा? ग्रोथ रेट। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। यार असल में जो गवर्नमेंट ग्रांट्स की जो बात है ना, इनका जो मामला है वो मैं पहले भी मैंने बताया था, दोबारा से मैं फिर से इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि गवर्नमेंट ग्रांट्स को आपने प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम जब बनाना है तो किस तरह बनाना है ये डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। कंडीशंस किस नौयत की हैं? हमने 100% कंडीशंस को ही फॉलो करते हुए हमने किसी भी तरह की ग्रांट को इनकम बनाना है, ठीक है। अब कंडीशन के अंदर ग्रोथ है, नहीं है, कोई और चीज़ है उसके अलावा, या उसने हमें ग्रोथ नहीं दी हुई, डायरेक्टली बता दिया कि पहले साल के अंदर जो सैलरीज थी 50 लाख थी, दूसरे साल के में 70 हो गई, फिर 90 हो गई, फिर 110 होगी, फिर 130 होगी, ठीक है। ऐसे भी तो हो सकता है। अगर ग्रोथ दी हुई है तो हमने सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है। वही बचपन वाला काम QMS के अंदर हमने सीखा था कि आपके पास जो पहले साल का जो सैलरी का एक्सपेंस आ रहा है उसको ग्रोथ के साथ मल्टीप्लाई कर लें। सपोज 10% ग्रोथ आ रही है और पहले साल में जो आपकी सैलरीज हैं 50 लाख की हैं, तो दूसरे साल के लिए 1.10 से मल्टीप्लाई कर दें। जो आंसर आएगा तीसरे साल के लिए उसको फिर 1.10 से मल्टीप्लाई कर दें। ये काम करना, ठीक है जी। गवर्नमेंट ग्रांट का जो टॉपिक है IAS 20 जो स्टैंडर्ड है, इंतहाई आसान है। क्या है जी ये? बोलें शाबाश। हाँ, जो पहला जो मुश्किल काम होता है ना वो ये होता है कि अपने आप को समझा लेना कि मैं ये काम कर सकता हूँ। ये पहला मुश्किल काम है। डेफर पेमेंट्स वाला, हाँ जी। डेफर पेमेंट्स में मैं इसको स्पेसिफिकली कहूँगा डेफर्ड ग्रांट, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें इनलिस्ट करता हूँ, फिर उसी के एतबार से हम लोग हर एक के एतबार से डेफर्ड ग्रांट की बात कर लेंगे, ना कि डेफर पेमेंट्स। डेफर पेमेंट्स में और बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी।
अच्छा, डेफर्ड ग्रांट की अगर बात की जाए तो उसके ऊपर जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें लिख दूं। अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, एक तो पढ़ा हमने नॉन मॉनिटरी, हमने नॉन मॉनिटरी की यार जर्नल एंट्री करनी है और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखना है कि ओवर द स्पैन ऑफ दैट वेरी एसेट विच हैज़ बीन रिसीव्ड बाय अ स्पेसिफिक एंटिटी, उसको रिकॉर्ड कैसे करना है और जब तक उसकी यूजफुल लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती उसको लेके कैसे चलना है, और उसके साथ साथ जो जुड़ी हुई ग्रांट है उसको कैसे लेके चलना है। ठीक है, तो अकाउंटिंग एंड जर्नल एंट्रीज के अंदर ये कवर करना है हमने। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि व्हाट अबाउट मॉनिटरी एसेट्स, जो मॉनिटरी ग्रांट मिली है आपको उसका क्या करना है। इन दो के अलावा एक और तरह की भी ग्रांट होती है हमारे पास, वो होती है फॉरगिवेबल लोन्स। काबिल माफ़ी लोन्स जो होते हैं। और इसके अलावा चौथी चीज़ एक और भी है, ऐसे लोन्स जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको, एक तो होता है ना कर्जा हसना होता है, बस दे दिया बस ठीक है, वो फॉरगिवेबल लोन्स में आ जाएगा। वो जो कर्जा हसना होता है अगर देखा जाए तो वो कर्जा हसना एनी का नहीं होता, उसके साथ भी कंडीशंस लगी हुई होती हैं। कंडीशंस होती है ना, क्राइटेरिया होता है, कोई स्कीम होती है उसकी, उसके लिए आपको कोई पेपर वर्क करना पड़ता है, यार मैं एलिजिबल हूं मुझे दे दें आप। और जो पैसे आपको मिलेंगे हुकूमत की तरफ से, तो फिर हुकूमत उसकी जांच पड़ताल भी करती है अगर हुकूमत इंटरेस्टेड हो कि हाँ ये पैसा हम लोग बेरोजगार नौजवानों को दे रहे हैं जो कि कारोबार करना चाहते हैं। और कारोबार भी किस किस्म का हो सकता है, कंडीशन अटैच की हों कि आईटी का कारोबार कर सकते हैं या किसी खास कारोबार को फ़रोग देने के लिए वो कहें यार इस कारोबार के अंदर या इस इंडस्ट्री में लोगों ने अगर आना है तो जो बेरोजगार नौजवान हैं जिनकी उम्र 22 से 28 साल की है वो आए, अपने कवाइफ पेश करें, जो एलिजिबल होंगे उनको हम लोन देंगे हम, और 3 साल के बाद हमें वो रिपोर्ट देंगे। 3 साल के बाद या 5 साल के बाद रिपोर्ट देंगे और उस रिपोर्ट पर डिपेंडेंट है कि क्या ये लोन काबिल माफ़ी है कि नहीं है। अगर काबिल माफ़ी नहीं हुआ तो वापस करेंगे आप। इस तरह का जो लोन होगा वो हम लोग फॉरगिवेबल लोन्स में लेके आ सकते हैं, और बिलाशुबा वो भी ग्रांट में आता है। कब आता है, सवाल तो ये कब आता है। एक लोन आपको मिला, क्या वो शुरू से फॉरगिवेबल था? हाँ था, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। जब तक वो कंडीशंस पूरी नहीं हो जाती या आपको रीजनेबल एश्योरेंस नहीं है कि मैं ये कंडीशंस पूरी कर सकता हूं, तब तक वो फॉरगिवेबल लोन आपके लिए ग्रांट नहीं बन सकती। ये असूल ये समझ लें खूब अच्छी तरह से। फॉरगिवेबल लोन अलग बात है, लेकिन उसका ग्रांट होना ये अलग बात है। वो बात समझ में आ रही है? किसको नहीं, लोन को तो लेंगे हम। आपने लोन लिया, गवर्नमेंट से आपने लोन ले लिया, तो लोन को एज ए लोन तो रिकॉर्ड करना है। IFRS 9 में आएगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में। IAS 20 कब आएगा मैदान में? IAS 20 मैदान में तब आएगा जब उसी लोन के ऊपर फॉरगिवेबल लोन वाला मामला अप्लाई हो रहा हो और आपको लग रहा हो कि ये ग्रांट अब रिकॉर्ड हो सकती है, यही लोन अब ग्रांट में कन्वर्ट हो रहा है। या तो शुरू से हो रहा है, आपने लोन लिया बाय द इंसेप्शन ऑफ दैट लोन, आपको पता था कि यू वर रीजनेबली एश्योर्ड कि यार ये हम लोग कंप्लायंस दिखाएंगे, लोन तो मिल चुका है, तो विल बी रिसीव्ड वाला मामला तो खत्म हो गया। कंप्लायंस का एक पॉइंट रह गया कि रीजनेबल एश्योर्ड हैं कि यार हम कंप्लायंस दिखा देंगे, तो आप उसको एट द इंसेप्शन रिकॉर्ड कर लें, ग्रांट रिकॉर्ड कर लें, आप उसको कर सकते हैं। ग्रांट रिकॉर्ड कब करनी है? जब वो 2 पॉइंट्स पूरे होंगे। ठीक हो गया। चौथी चीज क्या है? चौथी चीज ये है, एक तो मैंने कहा जी जनाब, ठीक है, हम लोग रीजनेबली एश्योर्ड नहीं भी तो हो सकते। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप लोगों ने मुझे याद करवाना है, जब रिकॉर्डिंग बंद होगी तो मैं एक बात करूंगा, फिर अभी लंबी हो जाएगी बात। उसमें पता क्या है, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप गवर्नमेंट ने लोन दे दिया, बाद में याद आया नहीं जिनको लोन दिया उनमें कुछ अपने भी हैं, उनके लिए स्कीम दे दी, या नहीं भी हैं तो चले अपने सिटीजन्स हैं, अपने रिस्पेक्टेड सिटीजन्स के लिए उन्होंने कुछ स्कीम निकाल ली।
पहले लोन दे दिए थे, उस पर इंटरेस्ट भी ले रहे थे, तो अब उन्होंने देखा कि नहीं यार ये तो इकॉनमी के अंदर बहुत ज़्यादा हमारा हाथ बटा रहे हैं, इकॉनमी को लेके चल रहे हैं ऊपर, तो इनको कुछ फ़ायदा देना चाहिए। अब उसी स्कीम को उन्होंने दोबारा से अपग्रेड किया और उन्होंने कहा जी हाँ, जिन लोगों ने ये वाला पैसा इन कारोबारों में लगाया था और उससे इकॉनमी के अंदर ये फ़ायदे हुए हैं और इतने इतने लोग उन्होंने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की है और ये उन्होंने इकॉनमी को फ़ायदे पहुंचाए हैं, तो उनके लिए ये ऑफ़र है कि हम उनको वो ग्रांट में दे देंगे। हो सकता हमारे पास तो बात ये है कि लोन का होना अलग बात है, फिर उसका फॉरगिवेबल लोन होना अलग बात है, और फिर फॉरगिवेबल लोन का ग्रांट होना अलग बात है। अगर सिर्फ लोन है, IFRS 9 में आएगा, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, FR2 में, वो IFRS 9 के मुताबिक होगा, ठीक है। अगर फॉरगिवेबल है, ठीक है, लोन तो है, फॉरगिवेबल है, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस है ना। जब तक कंडीशंस पूरी नहीं होती या रीजनेबल एश्योरेंस नहीं होती कि पूरी हो जाएंगी, तब तक IAS 20 अप्लाई नहीं होगा। जिस पॉइंट पे रीजनेबल एश्योरेंस होगी या कंडीशंस पूरी हो गई, अगर तो कंडीशंस बजाते खुद पूरी हो गई, फिर तो मसला ही नहीं है रीजनेबली एश्योर्ड का। अगर पूरी नहीं हुई तो फिर रीजनेबली एश्योर्ड होना जरूरी है कि पूरी हो जाएंगी, आप ग्रांट रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर रीजनेबली एश्योर्ड नहीं है और पूरी भी नहीं हुई, तब तक वो लोन ही रहेगा, चाहे फॉरगिवेबली क्यों ना कहते रहे आप उसको, लेकिन IAS 20 के मुताबिक ग्रांट में नहीं आएगा वो, ठीक है। तो आपने कहा जी कि आपने हुकूमत से लोन लिया, तो क्या शुरू से ही पहले दिन से हमें नहीं पता था कि यार वो जो है वो फॉरगिवेबल है या ग्रांट में नहीं आएगा? वो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है पहले से एक लोन लिया हो आपने, सवाल आ सकता है ना पेपर में। देखें, जो पेपर में सवाल आता है वो तो बेसिकली प्रैक्टिकल लाइफ में जो अकाउंटेंट्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को और जो बाकी जो इंडिविजुअल्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो उनको सामना करना पड़ता है, वहीं से ही कोई चीज़ें उठा के देते हैं वो। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि पहले कोई लोन था, बाद में स्कीम आई कि यार इसको हम माफ़ कर देते हैं, इसको ग्रांट में डाल देते हैं हम लोग, तो अब उसके लिए क्या होगा? बिल्कुल हो सकता है, कोई मसला नहीं है। तो पहले से होना शर्त नहीं है, ठीक है जी। चौथी जो किस्म है इसके अंदर वो ये है, एक ऐसा लोन भी होता है जो कि फॉरगिवेबल लोन के ऊपर तो इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जो लोन का पैसा है अगर वो खुद बजाते खुद पैसा ही अगर काबिल माफ़ी है तो इंटरेस्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सूद का। अलबत्ता एक और तरह का लोन भी होता है जिस पर सूद तो लिया जा रहा होता है लेकिन कम लिया जा रहा होता है। मान लें कि मार्केट में अगर आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं, कमर्शियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं, सपोज HBL बैंक है या कोई और बैंक है, आप उसके पास लोन लेने जाते हैं तो आपको वो 15% शरह सूद पर वो अगर आपको लोन देता है। सूद को मैं सूद इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोग वाकिफ़ हो जाएं कि ये सच में सूद है, इसको मैं प्रॉफिट या इंटरेस्ट नहीं कह रहा मैं, हाँ, मैं सूद को सूद इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको सच में लगे कि वाकई ये सूद है, हाँ, और आपको समझ भी आए कि ये सूद ही पढ़ा रहा है, ठीक है जी, हाँ। लेकिन मजबूरी है, क्या करें। शरह सूद अगर 15% है, हुकूमत आपको ऑफ़र करती है कि यार हम लोन दे देते हैं आपको, हम आपको 5% सूद शरह सूद पर देंगे। कमर्शियल कितना दे रहा है जी? 15%। गवर्नमेंट कितना दे रही है? 5%। तो 10% का फ़ायदा हो रहा है ना। ये जो 10% का फ़ायदा हो रहा है, दरअसल यही तो ग्रांट है। हुकूमत कहती है जो लोन दिया वो वापस लेंगे हम, पूरा वो वापस लेंगे। अब ये लोन की जो रकम है वो फॉरगिवेबल नहीं है, लोन की जो रकम दी हुई है वो वापस लेंगे। अलबत्ता जो उस पर जो सूद बनता है वो मार्केट में जो कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके मुताबिक नहीं लेंगे, कम लेंगे। जितना कम लेंगे वही क्या है आपकी? वो ग्रांट है। वो क्या है जी? वो ग्रांट है। उसको भी कैसे रिकॉर्ड करना है उसकी भी हम आज बात करेंगे इंशाल्लाह। तो उसको लिख लेते हैं कि कंपैरेटिवली लो इंटरेस्ट रेट लोन्स। आपकी बुक में इसका नाम कुछ और होगा, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करने के लिए इस नीयत से इसको थोड़ा सा लंबा करके लिख दिया है कि ताकि आपको खूब अच्छी तरह समझ में आ जाए। जी, क्या पूछा आपने? तो इस केस में हमारा अपना पैसे जो
पहले हम 15% इंटरेस्ट निकालेंगे और उसका 10% हम रखेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। हाँ लेकिन इसका एक तरीकाकार एक और भी है, इसका एक और तरीका भी है जो कि आपके बुक में भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जिसके मुताबिक आपने इस सूरत में आपने रिकॉर्ड करनी है ग्रांट, ठीक है, उस तरीके की हम लोग बात करते हैं अभी, ठीक है। कंपैरिजन किसके साथ करेंगे अगर गवर्नमेंट 5% कमर्शियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं सर तो उधर तो फिर डिफरेंट रेट्स बिल्कुल होगा। हाँ जब इस तरह का कोई आएगा ना किसी क्वेश्चन में या किसी सिनारियो में आएगा आपके पास, तो उन्होंने बताया हुआ होगा कि हुकूमत ने आपको जो लोन जिस शरह सूद के ऊपर ऑफर किया वो ये है, और मार्केट में जो शरह सूद चल रही है वो ये है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में चल रहा है एचबीएल की तरफ से, ये जो भी चल रहा है वो आपको देंगे, मार्केट का रेट देंगे आपको वो भी देंगे जो कि गवर्नमेंट ने आपको ऑफर किया हुआ है। दोनों का आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा सामने। तो जो डिफरेंस जो आप जिस डिफरेंस से कम पे कर रहे हो इंटरेस्ट, तो वही तो ग्रांट है आपकी, बस ठीक है जी। अच्छा अब आ जाए वक्त ज़ाया किए बगैर जल्दी से नॉन मॉनिटरी एसेट्स के ऊपर। नॉन मॉनिटरी एसेट जब भी आपको मिलेगा तो सबसे पहले आप उसकी फेयर वैल्यू मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे जी? फेयर वैल्यू। अगर फेयर वैल्यू नहीं है, जो कि ऐसा नहीं होता, ठीक है, फेयर वैल्यू ना हो ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं, तो आम तौर पे फेयर वैल्यू होती ही है। अगर फेयर वैल्यू नहीं होगी तो नॉमिनल वैल्यू है, ठीक है, तो नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। इन दो के अलावा कोई तीसरी वैल्यू नहीं होगी। आपको पेपर के अंदर कोई सवाल दिया हुआ है, कोई कॉस्ट दी हुई है या कोई और कोई वैल्यू उसने दी हुई है, कोई और नाम रखा हुआ है उसका, तो कोई और नाम नहीं होगा, ये दो नाम ही है, फेयर वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। तो पसंदीदा क्या है कि आप उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा फेयर वैल्यू को निकालने का एक अमल होता है, एक तरीका होता है, क्या वो तरीकाकार आपने भी पढ़ना है? उसका जवाब है जी नहीं, वो आपका भी काम नहीं है। आपको जब भी सवाल दिया होगा उसके अंदर फेयर वैल्यू आपको गिवन होगी। अगर गिवन नहीं है तो इसका मतलब आपने उसको इग्नोर करना है, अब आप आगे चलें। अगर फेयर वैल्यू नहीं है तो फिर आप ये नहीं कि अपने साथी से पूछेंगे हाँ भी यार फेयर वैल्यू नहीं दी हुई, कैसे निकालें हम? आप नहीं निकाल सकते फेयर वैल्यू, ठीक है जी। नहीं गिवन तो नहीं गिवन, बस बात खत्म। गिवन है तो रिकॉर्ड कर लो, इतनी सी बात है। तो आपको फेयर वैल्यू गिवन होगी। जब फेयर वैल्यू गिवन होगी, सपोज आपको बिल्डिंग मिली है, उसकी फेयर वैल्यू दी हुई होगी इसने मार्केट की जो भी है, आप बिल्डिंग को करेंगे डेबिट, बिल्डिंग को करेंगे डेबिट। अच्छा बिल्डिंग का देखें ज़रा, अब मैंने कल एक बात की थी कि जब भी हम लोग नॉन मॉनिटरी एसेट, सपोज यहाँ पे बिल्डिंग आ गई, ये जो बिल्डिंग है, जब बिल्डिंग को मैं बिल्डिंग लिख रहा हूं तो बिल्डिंग को बिल्डिंग लिखना IAS 20 में डील नहीं होता, ये IAS 16 है। बिल्डिंग को बिल्डिंग लिखना ये क्या है? ये तो PPE है। जो मुझे नॉन मॉनिटरी ग्रांट मिल रही है बिल्डिंग की सूरत में, वो क्या बन रहा है? मेरा PPE बन रहा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बन रहा है मेरा। क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट किसी चीज़ का PPE का होना, उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? नंबर 1 आपका नॉन करंट एसेट हो, यानी कि ऐसा एसेट हो जो कि 1 साल से ज़ायद अरसे तक चले। नंबर 2 सब्जेक्ट टू डेप्रिशिएट हो एक्सेप्ट फॉर लैंड, लैंड की डेप्रिसिएशन नहीं होती। सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन हो, ये 2 हो गए, ये कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें, यानी सॉरी ये तो है पक्की चीज़ें हैं। इसके अलावा 3 कंडीशंस और हैं जो तय करती है PPE होगा कि नहीं होगा। वो 3 चीज़ें क्या हैं? उसका यूज़ है, यूज़ बता रहे हैं। नंबर 1 3 हालतों में से किसी भी एक हालत में होगा तो आप उसको PPE कह सकते हैं या फिक्स्ड एसेट कह सकते हैं। PPE कह दें या फिक्स्ड एसेट कह दें, बात एक ही है, लेकिन हम लोग PPE यूज़ करेंगे क्योंकि ज़्यादा प्रोफेशनल और ज़्यादा जो अच्छा जो टर्मिनोलॉजी है वो PPE ही है। 3 कंडीशंस क्या हैं? नंबर 1 आप उसको जिसको PPE कहना चाहते हैं, आप उसको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हो। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस क्या? जिस चीज़ का कारोबार है उसका जो आप काम कर रहे होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे होते हैं, जो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज चल रही होती हैं, उन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा हो। ये पहला हो गया। नंबर 2 जिसको आप PPE कहना चाहते हैं वो आपका प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, प्रोडक्शन प्लांट्स हैं आपके। तो बात समझ में आ रही है? ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ ये है कि आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो फॉर रेंटल टू अदर्स, फॉर रेंटल टू, ये जो रेंटल टू अदर्स है इसके अंदर रेंटल टू अदर्स यानी कि लोगों को रेंट पे दे रहे हो आप।